हेलो एवरीवन। आज हम आपकी बुक हनी ड्यू के लेसन नंबर 7 जिसका नाम है ए विजिट टू कैम्ब्रिज, जिसका अर्थ है एक कैम्ब्रिज का भ्रमण। यहाँ पर इस पाठ को लिखने वाले लेखक का नाम है फिरदौस कांगा, जिनकी बुक हेवन ऑन व्हील्स से लिया गया है। इसके शुरुआती परिचय में हम लोग जानते हैं कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर बताया गया है कि यह दो असाधारण लोगों के बीच हुई मुलाकात की कहानी है। दोनों निःशक्त थे, या एक प्रकार से कह सकते हैं कि भिन्न प्रकार से समर्थ थे, जैसा कि हम आजकल कहते हैं। स्टीफन हॉकिंग हमारे समय के महानतम वैज्ञानिकों में से एक हैं। वे इस प्रकार के लकवे से ग्रस्त हैं जो उन्हें व्हील चेयर तक सीमित कर देता है, अर्थात व्हील चेयर पर ही बैठे रहते हैं। उन्हें केवल कंप्यूटर पर बटन दबाकर ही बोलने की अनुमति है, अर्थात उस कंप्यूटर पर उनकी एक मशीन है जिसमें उनकी आवाज़ जो सोचते हैं वह निकलती है। फिरदौस कांगा एक लेखक और पत्रकार हैं जो मुंबई में रहते हैं, वह वहाँ पर कार्य करते हैं। उन्हें भी एक भंगुर हड्डी का रोग साथ उनका जन्म हुआ था, जो बहुत ही जल्दी टूट जाती हैं, और यह उनके बचपन से ही था। हॉकिंग के जैसे कांगा भी एक व्हील चेयर में ही सभी जगह चलते हैं। दो महान व्यक्ति इस प्रकार विचारों का आदान प्रदान करते हैं कि व्हील चेयर में जीवन व्यतीत करने का क्या अभिप्राय है, और इस पर कि तथाकथित सामान्य लोग निःशक्तों के प्रति कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि कैम्ब्रिज इंग्लैंड के लिए मेरा एक रूपक था, अर्थात मुझे इंग्लैंड और कैम्ब्रिज एक ही जैसे लगते थे। और यह विचित्र था कि जब मैंने वहाँ से प्रस्थान किया तब तक यह मेरे लिए पूर्ण रूप से कुछ अन्य बन चुका था, क्योंकि मैं वहाँ पर स्टीफन हॉकिंग से मिल चुका था। यह कैम्ब्रिज में पैदल सैर करने के दौरान की बात थी कि गाइड ने बेचारे स्टीफन हॉकिंग का जिक्र किया, जो अब काफ़ी निःशक्त हैं। यद्यपि वह आइजक न्यूटन का प्रतिभाशाली उत्तराधिकारी है, जिसकी सीट पर वह विश्वविद्यालय में और मैं चल दिए, क्योंकि मैं बिल्कुल भूल चुका था कि यह सर्वाधिक प्रतिभाशाली व पूर्ण रूप से लकवाग्रस्त एक खगोल शास्त्री, जो बड़ी संख्या में बिकने वाली पुस्तकों में से एक, जिसका नाम था समय का एक संक्षिप्त इतिहास, का लेखक था। यहाँ पर जो हमारे लेखक के जिसका परिचय दे रखा है, उस व्यक्ति के बारे में यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक जो लिखी गई है उसके बारे में बताया गया, और वह यहीं रहता था। जब पैदल सैर समाप्त हो गई थी तो मैंने एक फ़ोन बूथ पर शीघ्रता से आ गया और लगभग तार को खींचते हुए, ताकि यह बाहर मुझ तक पहुंच सके, स्टीफन हॉकिंग के घर फ़ोन किया। वहाँ उसका सहायक लाइन पर था और मैंने उसे बताया कि मैं भारत से व्हील चेयर में आया था। शायद उसने सोचा होगा कि मैं भारत से व्हील चेयर को धकेलते हुए यहाँ तक लाया हूँगा। ब्रिटेन में अपनी यात्रा के बारे में मैंने लिखने के लिए तो मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना था, यहाँ तक कि 10 मिनट भी चलेंगे। और आधा घंटा उसने कहा, मैं 3 से 3:30 बजे तक आपको मिला सकता हूँ, ऐसा उसने कहा। और अचानक मैंने सभी जगह से कमज़ोर महसूस किया। निःशक्त रहकर बड़े होने में आप उन लोगों से उब जाते हैं जो आपको बहादुर बने रहने की कहते रहते हैं, ऐसे जैसे कि आपके पास एक साहस का खाता है जिस पर आप एक चेक से भुगतान प्राप्त करने में भी सुस्त हैं। एकमात्र चीज़ जो आपको अधिक शक्ति संपन्न बनाती है वह अपने जैसे ही किसी व्यक्ति से मिलते रहना, जो कुछ विशाल उपलब्धि प्राप्त कर रहे हों। तब आप जान पाते हैं कि कितना संभव है, और तब आप इतना आगे पहुंचते हैं कि जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आप कर सकते हैं। और लेखक आगे कहता है कि मैं बहादुर नहीं रहा हूँ। उसका शरीर कंप्यूटर की आवाज़ अगले दिन अपराह्न में कहा, मेरे पास कोई विकल्प नहीं रहा। यहाँ पर लेखक और स्टीफन हॉकिंग के बारे में बातचीत हो रही है। वह कहता है आगे, विघटित होते शरीर की सच्चाई के साथ भी रचनात्मकता से जीना एक विकल्प था, किंतु मैं शांत रहा, क्योंकि मैंने दोषी महसूस किया कि प्रत्येक समय में उससे बोला और उसे केवल उत्तर देने के लिए मजबूर करते हुए वहाँ वह अपने हाथ में पकड़े छोटे से स्विच पर थपकी लगा रहा था, अर्थात उसके दबा रहा था। वह उसके पास या उसकी लंबी पीली उंगलियों में छेड़ी गई
मात्र कुछ गति के साथ वह कंप्यूटर पर शब्द ढूंढने का प्रयास कर रहा था। प्रत्येक बार अक्सर उसकी आंखें कुंठित थकान में बंद हो जाती थी और उसके सामने बैठे हुए मैं उसकी गहरी वेदना को महसूस कर सकता था, मस्तिष्क जो विचारों से उत्प्लावित था। वे विचार वाक्यांशों में शव की तरह कठोर वाक्यों में बाहर आते। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते प्रतीत होते हैं कि निःशक्त लोग लगातार नाखुश रहते हैं। मैंने कहा, मैं जानता हूं कि वह मेरे स्वयं के अनुसार ही सत्य नहीं है। क्या आप अक्सर अंदर ही अंदर हंस रहे होते हैं? लगभग 3 मिनट के बाद उसने उत्तर दिया, जब लोग मुझे संरक्षण देते हैं तो मैं इसे हास्यास्पद पाता हूँ। और क्या आप इसे कष्टप्रद पाते हैं जब कोई मेरे जैसा आता है और आपको अपने कार्य में बाधा डालता है? उनका उत्तर तत्क्षण था हाँ। फिर वह अपनी एक तरफा मुस्कुराहट में मुस्कुराया और मैं जानता था, भावुक या मूर्ख हुए बिना, कि मैं विश्व के सर्वाधिक सुंदर व्यक्तियों में से एक की तरफ देख रहा था। उसकी पहली झलक सदमे वाली होती है क्योंकि वह एक स्थिर चित्त के जैसा है, जैसे कि पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में छपी उसकी कोई वैसे भी तस्वीरें त्रिआयामी हो गई हैं। फिर आप उस सिर को देखते हैं जो मुड़कर एक तरफ लटकने की मुद्रा में हो जाता है। धड़ हल्की नीली शर्ट के अंदर धंस जाता है। व्यर्थ हुई टांगे आप नेत्रों की ओर देखते हैं जो बोल सकते हैं, स्थिर हैं, और वे कुछ विशाल व अत्यावश्यक कह रहे हैं। यह बताना कठिन है कि क्या, लेकिन आप कांप उठते हैं क्योंकि आपने कुछ ऐसा देखा है जो आपने कभी सोचा नहीं ऐसा भी देखा जा सकता था। आपके सामने एक मानव की आंतरिक आभा ऐसे ही जैसे एक लालटेन जिसकी दीवारें घिसकर इतनी पतली हो गई हैं कि आप अंदर केवल प्रकाश की लौ की ही झलक पाते हैं। शरीर लगभग असंबद्ध परछाई से बने एक आवरण के जैसे अस्तित्व में होता है, ताकि मैं आत्मा की अमरता में नहीं विश्वास करने वाला यह जान लेता हूँ कि यह वह स्थिति है जो हम में से प्रत्येक की है। अन्य प्रत्येक चीज सजाने वाली होती है। लेखक आगे कहता है, आप क्या सोचते हैं कि निःशक्त होने में सबसे अच्छी बात क्या है? मैं पहले ही उससे पूछ चुका था। वो कहता है, मैं नहीं सोचता कि निःशक्त होने में कोई अच्छी बात है। वो कहता है, मैं सोचता हूँ। मैंने कहा, आप निश्चित ही पता लगाते हैं कि विश्व में कितनी करुणा है। हाँ, उसने कहा। उसके आवाज संश्लेषक की यह हानि थी कि यह कोई स्वर में परिवर्तन नहीं होता, मतलब एक ही प्रकार की टोन के अंदर वह आवाज़ निकलती है। कोई सूक्ष्म अंतर या किसी लहजे को प्रेषित नहीं कर सका और मैं यह बता नहीं सका कि वह कितने उल्लासपूर्वक मुझसे सहमत रहा होगा। यह बात आगे कहते हुए लेखक कह रहा है, प्रत्येक समय में अपनी कुर्सी में खिसकता रहा और समय देखने के लिए कलाई घुमाता रहा। मैं अपने 30 मिनट के कुल समय में से प्रत्येक मिनट को उपयोगी बनाना चाहता था। मेरे शरीर की संभावनाओं से मैंने बहुत राहत और रोमांच महसूस किया। तब इसका कितना कम महत्व था कि मैं न कभी चल पाया था या कभी खड़ा भी नहीं हो पाया था। लेखक आगे कह रहा है, मैंने उसे बताया कि वह मेरे लिए एक प्रेरणा था और यह घिसी पिटी उक्ति नहीं थी, और निश्चय ही दूसरों के लिए भी। क्या इस विचार ने उसकी सहायता की थी? वो कहता है, नहीं। उसने कहा, और मैंने सोचा कि यह पूछना कितना मूर्खतापूर्ण लगा। जब आपका शरीर एक छोटे बंद कक्ष जैसा हो और उसकी कक्ष की दीवारें प्रतिदिन सकड़ी होती जा रही हैं तो यह जानना अधिक लाभदायक नहीं होता है कि बाहर लोग आपको अभी भी सांस लेते देखकर प्रशंसा से मुस्कुराते हैं। लेखक ने आगे उससे पूछा, क्या आप ऐसा कोई परामर्श देना चाहते हैं जिससे निःशक्तों को दे सकते हैं, कुछ ऐसा जो जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सके? उन्हें उस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसमें वे निपुण हों। यहाँ पर सामने उस लेखक के विचारों को प्रस्तुत किया स्टीफन हॉकिंग ने। वह कहता है, निःशक्तों के ओलंपिक खेल जैसी चीज़ों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, समय की बर्बादी है। मैं जानता हूँ कि आपका आशय क्या है। मैंने उन वर्षों को याद किया जब मैंने एक स्पेनिश गिटार जो काफ़ी कुछ मुझसे बड़ा था को बजाने का प्रयास किया था और कितनी प्रसन्नता से एक रात इसे तोड़ फोड़ दिया।
लगभग आधा घंटा समाप्त हो गया था। मैं सोचता हूँ मैंने उसके पास पर्याप्त कष्ट दिया, मैंने उसको खीसे निपोड़ते हुए कहा। जब मैं इस बात को समाप्त करके उठने वाला था तो उन्होंने कहा, आपका इसके लिए धन्यवाद, और कहा, ठहरिए। तो मैं इंतज़ार करने लगा। थोड़ा चाय पीजिए, मैं आपको बगीचा दिखाता हूँ। वह घरेलू बगीचा इतना बड़ा था जितना कि एक सार्वजनिक उद्यान होता है, लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने प्रत्येक इंच गड़गड़ाहट करती अपनी इंजन चलती व्हीलचेयर में तय किया, जबकि मैं रास्ते में आने से बचता रहा। हम अधिक बात नहीं कर सके क्योंकि सूर्य ने उसे चुप कर दिया था, क्योंकि सूर्य की चमक ने पर्दे पर लिखे अक्षर गायब कर दिए थे। लेखक आगे कहता है, 1 घंटे के उपरांत हम जाने के लिए तैयार। 1 घंटे के उपरांत उसने कहा, हम जाने के लिए तैयार थे। मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं। मैं उसे न चूम सका और न रो सका। मैंने उसके कंधे को छुआ और ग्रीष्म ऋतु की शाम में व्हील चेयर पर बाहर आ गया। मैंने पीछे देखा और मैं जानता था कि वह हाथ हिला रहा था, यद्यपि वह हिला नहीं रहा था। उसने देखा मैंने मेरे साहसी रूप के एक अवतार को, वह जिसकी दिशा में मैं आगे बढ़ रहा था, वह जिसमें मैंने अकेले इतने वर्षों तक विश्वास किया था। मैं जानता था कि मेरी यात्रा समाप्त हो गई थी अब से। इस प्रकार यह लेसन, जिसको फिरदौस कांगा नाम के लेखक ने लिखा है, यहाँ पर समाप्त होता है।